नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नीट 2024 में धांधली को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। कोटा सहित देश के अलग अलग शहरों से इस परीक्षा को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। देश भर के स्टूडेंट्स नीट स्कैम की बात कह रहे हैं। करीब 20,000 स्टूडेंट्स ने कोटा के शिक्षाविद नितिन विजय के जरिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी अर्जी दी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि नीट दोबारा हो या इसकी पूर्णतः जांच हो, साथ ही साथ ग्रेस मार्क्स या फिर हटाए जाएं। इस तरीके की मांग स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, सभी इस पूरे मामले पर लगातार टिप्पणियां दे रहे हैं और सरकार को भी घेरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु से भी एक आवाज आई है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस तरीके के एग्जाम्स का विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि हमने ये जो स्कैम है इसको बहुत पहले ही भांप लिया था और एनटीए जैसी संस्थानों को रद्द करने की लगातार डिमांड कर रहे थे। अब इस पर आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। हर जगह से याचिकाएं जो है वो डाली जा रही हैं। क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन आज लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे से कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी सिंह है, शिक्षक है, बच्चों को नीट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर के मित्तल है, डीएचएमएस है, और अमन अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर अमन अग्रवाल है, एमबीबीएस एमडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अमन अग्रवाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके का स्कैम हुआ है ये हम देख रहे हैं कि कई दिनों से स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर के आ गए हैं। पहले तो एक लंबा वक्त उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में लगाया, उसके बाद एग्जाम्स देने के लिए अलग अलग दूर दूर के राज्यों में गए, वहां पर एग्जाम्स दिया। उसके बाद जब नतीजे आते हैं वो भी अचानक से और एक बड़े स्कैम में अपने आप को लिप्त देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो नीट एग्जाम है, नीट यूजी मेडिकल की फील्ड में सबसे पहला एग्जाम होता है जी। और इसमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया इस बार। तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में सारे स्टूडेंट्स इसके लिए सालों साल तैयारियां करते हैं, 11वीं 12वीं और उसके बाद भी। और इसके बाद जब वो इतनी मेहनत करके एग्जाम देते हैं और जब उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि उन्हें डॉक्टरी में सीट मिलेगी, फिर ये अचानक से रिजल्ट का आ जाना और उसमें ऐसी नई नई चीजों का पता चलना जिसका पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सरकार की तरफ से, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही निराशाजनक है ये बात। और इसी के साथ इसीलिए उनका गुस्सा भी फूटा है क्योंकि इतने सालों की मेहनत होती है और बहुत मुश्किल से इस फील्ड में एंट्री मिलती है लोगों को। और जब पता चले कि उसमें पेपर लीक की कुछ बातें सामने आई, उसके बाद फिर कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए गए जिसका कोई भी तथ्य पहले नहीं रखा गया सामने, जब तक लोगों ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद भी जो एक्सप्लेनेशन आया वो भी कहीं से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि कितनों को दिया, क्यों दिया। ऑफलाइन पेपर में दिया जो कि ऑनलाइन पेपर के सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से दिया गया। नीट के एग्जाम में ऐसी कोई बात अभी पहले सामने नहीं रखी गई थी। तो निश्चित ही ये बहुत संदेह पैदा करती हैं ये बातें और सभी के लिए बहुत निराशाजनक है और हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत निराशाजनक बात है ये। बिल्कुल। डॉक्टर के मित्तल जी, देखिए, इस तरीके के स्कैम नीट जैसी परीक्षाओं में सामने आ रहे हैं जहां पर अगर चीटिंग करके बच्चा आगे बढ़ भी जाता है तो वो किस तरीके का डॉक्टर बनेगा। और एक डॉक्टर के हाथ में जिंदगी होती है, वो एक किसी को बचा भी सकता है और उसके हाथ से किसी की जिंदगी वापस आ सकती है। और जब हम इस तरीके के स्कैम देख रहे हैं तो क्या देश का भविष्य तय हो रहा है कि आप चीटिंग करके, पैसा दे करके, धांधली करके आगे बढ़ जाते हैं और डॉक्टर बन जाएंगे, देश का भविष्य कहां जाएगा? देखिए मैडम, ये बिल्कुल गलत ट्रेडिशन है। इस तरह का स्कैम होना बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात में ध्यान देने की है कि 700 बच्चे एक साथ एक ही सेम नंबर लेके आ रहे हैं, टॉपर हैं। उसके बाद एजेंसी कहती है कि हमने उनको ग्रेस दे दिया। आपने ग्रेस दिया, भाई जो बच्चा टॉप कर रहा है उसको ग्रेस देने की जरूरत है क्या? वो तो ऑलरेडी टॉपर है। पर आपने उसको ग्रेस दिया तो कौन से सेक्शन के हिसाब से ग्रेस दिया? क्या आपने पहले उसको अनाउंस किया था कि ग्रेस देंगे? आप नहीं दिया था। एक सेंटर के 8 बच्चे एक साथ क्लियर कर लेते हैं, सीधा सीधा इसमें स्कैम हुआ। और ये खाली बच्चों के लिए ही नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स जो उनके लिए भी दुखदाई है। उनकी भी उनसे आशाएं लगी हुई हैं। एक एक साल को पैसे लगाते हैं, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद बच्चा नीट के लिए तैयारी करता है और वहां स्कैम हो रहा है। पैसे दे के बच्चा दूसरी जगह पास हो रहा है, तो वो बच्चा जो एलिजिबल है वो कहाँ जाएगा?
उसका तो भविष्य अंधकार में हो गया ना। उसके लिए तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। जो एजेंसी है उसके खिलाफ एजेंसी है, उसको तो इमीडिएट डिजोल्व कर देना चाहिए। और ये एग्जाम जो ये भी डिजोल्व होनी चाहिए, इसकी जगह दोबारा एग्जाम लिए जाने चाहिए, तो सेकंड एजेंसी लिए जाने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अमन, जिस तरीके के ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस वो भी अगर हम ध्यान से पढ़े, दस्तावेजों को पढ़े, तो उसमें एक बात ये भी निकल कर आती है कि इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के एग्जाम्स में आप ग्रेस मार्किंग नहीं कर सकते। आप ज्यादा समय हो सकता है दे सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके की ग्रेस मार्किंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए और उसका भी बहुत सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बिल्कुल मैडम, पहले बताया ही नहीं गया ग्रेस मार्क देने के लिए। कहीं पे नोट नहीं है कि ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। और बच्चा टॉपर है, ग्रेस मार्क की जरूरत क्या है? ग्रेस मार्क वहां दिए जाते हैं जब बच्चा फेल हो रहा है। हमारा बच्चा तो फेल हो ही नहीं रहा है, हमारा बच्चा तो टॉप कर रहा है। जब हमारा बच्चा टॉप कर रहा है तो हमको ग्रेस क्यों देंगे? सीधा सीधा पता लग रहा है फर्जीवाड़ा है, ये स्कैम हुआ है। बिल्कुल सर। हमारे साथ शिक्षक एसपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह जी, ये इतना बड़ा स्कैम आप देख रहे हैं, सड़कों पर बच्चे उतर आए हैं और जिस वक्त अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए उस समय बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर के नारे लगा रहे हैं। और जिस तरीके का पेपर लीक हुआ है उसमें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसका स्पष्टीकरण भी अभी सही तरीके से नहीं दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, सरकार की तरफ से भी बहुत कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब बच्चों का भविष्य कहां लटका हुआ है, क्योंकि ना तो वो ग्रेजुएशन कर पाए, ना साथ साथ में कोई और पढ़ाई कर पाए, बस उनका फोकस पूरा नीट पर था और नीट का रिजल्ट भी सही तरीके से नहीं आया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल पे बुलाया जी। मैं पिछले 4 दशक से इस फील्ड में हूं, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं 700 के ऊपर, जब ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 600, 620, 650 के बीच में, उनके साथ भी दिक्कत हुई है। अब एनटीए अपना बहुत बड़ा एक ब्रोचर देता है, सारे रूल्स बताता है कि किन नियम के तहत वो रिजल्ट जारी करेंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी। तो अचानक जो रूल्स थे उनके ब्रोचर में, उसके अलावा अगर उन्हें कोई तरीका अपना के मेरिट निकाली है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। या तो अपने ब्रोचर में वो साफ साफ दे देते कि जिन बच्चों को पेपर लेट मिलेगा उनको इतना ग्रेस मार्क मिलेगा, तो सारे बच्चे उसका फायदा उठाते। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ग्रेस मार्क तो उस बच्चे के लिए मिलता है जिसको पास करना होता है, उसको हिंदी में हम लोग कृपांक बोलते हैं। तो ग्रेस मार्क उन बच्चों को कैसे मिल गया जो नंबर जिनके 720 आ रहे हैं, 715, 716 आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने थे और गलत के 1 नंबर कटने थे, तो वही इनको बिल्कुल लागू करना चाहिए था। अचानक इन्होंने ये काम किया जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ी हुई जी। हम लोग भी इतने साल से इस फील्ड में हैं, हम लोग को भी लग रहा था कि पेपर में जो भी कट ऑफ जाएगा इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अचानक ये कट ऑफ क्यों बढ़ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जांच बहुत ही ढंग से होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है नीट में। बच्चा 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इवन 10 बार तैयारी करता है। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो घर में नहीं बताते वो तैयारी कर रहे हैं, वो बेचारे चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। कोई पिज्जा सप्लाई कर रहा है, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा है। और अब जब उनका रिजल्ट आया तो ये हो गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी डिसीजन हो वो डिसीजन बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि ये काम जरूर होगा। और रिजल्ट भी उस दिन आया जिस दिन लोकसभा का आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, उस समय कोई सरकार नहीं थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो सरकार आई है बहुत ही न्यायपूर्वक इसकी जांच होगी और बच्चों को न्याय मिलेगा, और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, एक मांग ये भी एक तरफ से ये उठ रही है कि पेपर को या तो दोबारा कराया जाए या तो उसे दोबारा से रीचेक किया जाए। हालांकि रीचेक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अगर आपने पेपर में जो कुछ भी लिखा है आप 10 बार उसे चेक कर ले, स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इसलिए रीनीट की भी बात की जा रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत सालों से भी इस फील्ड में मौजूद हैं, 67 टॉपर्स आना, क्योंकि हम अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 2, 3, 4 इतने ही टॉपर्स जो हैं वो नीट जैसे एग्जाम में आए हैं। इस बार 67 टॉपर्स, इसे कैसे देखते हैं? अगर बच्चों को पूरा पेपर भी दे दिया जाए और दूसरे दिन उनसे कहा जाए OMR फिल करो जाके,
तो भी पूरे नंबर नहीं आ सकते। तो ये अचानक कोई, हम लोग इसको बायोलॉजी में म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चा 1 या 2 बच्चों के 720 आते थे, 67 बच्चों के 720। ये बात तो बिल्कुल गले से नहीं उतर रही है। और आप देखिएगा, इसमें जांच होगी और इसका रिजल्ट भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। डॉक्टर अमन, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने भी इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होगी, एक वक्त लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी, आप एग्जाम लिखने गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो एक सीरियल है, एक ही सेंटर के कुछ बच्चे जिनमें उनका नंबर 718 719 आया है। तो जैसा कि एक्सपीरियंस्ड के लोग कह रहे हैं कि 718 और 719 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। जी, इसका मैं आपको क्रमशः कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये पेपर इतना, जो पूरी दुनिया में जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें जो टॉप 10 या टॉप 5 सबसे कठिन एग्जाम की श्रेणी में नीट आता है। तो इसमें अल्प समय मिलता है, 200 मिनट का समय मिलता है, और इसमें बच्चों को 180 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इतना ज्यादा क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इतना कठिन एग्जाम जो आज तक अभी हर साल होता है, और उसमें 1 या 2 लोग ही होते हैं जो पूर्ण अंक ला पाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चों का पूर्ण मार्क्स आया। इसके अलावा झज्जर हरियाणा में एक सेंटर है, उसी सेंटर से लाइन से रोल नंबर जो है उसमें 8 बच्चों का 720 में 720 अंक आना, ये अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात जो है कि जब पेपर आया उस टाइम तक कुछ रिजल्ट के आने तक कोई नोटिफिकेशन नहीं था। रिजल्ट में जब कुछ वायरल हुई क्लिप्स, उन क्लिप्स में दिखाया गया लोगों का कि 719 और 718 मार्क्स मिल रहा है, जबकि इस एग्जाम में 720 के बाद 716 या 715 मार्क्स पॉसिबल है। उसके बाद सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि उस नोटिफिकेशन में भी बहुत ही कम शब्दों में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 की रूलिंग के हिसाब से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 2018 की रूलिंग थी वो नीट एग्जाम के लिए नहीं थी, वो थी क्लैट एग्जाम के लिए। और चूंकि क्लैट एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें कितना समय गया वो कंप्यूटर दर्ज करता है। इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसमें बच्चों को पेपर मिलता है और वहां से पेपर कलेक्ट किया जाता है। अगर किसी कारणवश उनको गलत क्वेश्चन पेपर बटे जैसा कि बोला जा रहा है और उसकी वजह से कुछ समय लेट हुआ, तो ये पॉसिबल था कि आप उनको, अगर आप 10 मिनट लेट दिए तो आप उनसे पेपर 10 मिनट बाद ले लीजिए, पर उसमें उनसे उसी टाइम पेपर लिया गया और ये किसी को नहीं पता कि किसने नोट किया कि किसको कितना टाइम कम मिला और किस बेसिस में उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया ऑफलाइन पेपर पे। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, पेपर लीक की। जब नीट कंडक्ट हो रहा था उसी टाइम कई सेंटर से ऐसा न्यूज आया था। बिहार में एक FIR भी दर्ज हुई थी जिसको काफी सारे मीडिया चैनलों ने कवर भी किया था कि पेपर लीक हुआ है, उनको पेपर मिला और 50 लाख रुपए तक का अभिभावकगण दिए थे पैसे, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात आई थी। अब अचानक से ये FIR जो दर्ज हुई थी उसकी कॉपी का गुम जाना सरकारी दस्तावेजों में, और उसके बाद फिर ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा मिलना, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है उसकी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल डॉक्टर अमन, एक बड़ी धांधली की तरफ ये सारे पॉइंट्स लेकर के हमें जा रहे हैं। डॉक्टर मित्तल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रीनीट की चर्चा हो रही है लगातार। एक एग्जाम आप भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, बहुत मेहनत लगती है, और जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि अगर सबसे कठिन एग्जाम्स की बात करें तो उसमें नीट भी आता है। अब जब रीनीट की बात की जा रही है तो क्या क्या चैलेंजेस दोबारा से पेपर में आएंगे? क्योंकि बच्चे ये तो देखिए कह रहे हैं कि हम दोबारा पेपर देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपके अनुभव से जानना चाहूंगी, अगर दोबारा पेपर होता है तो बच्चों के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? मैडम, पहली बात तो आप समझें कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि सेकंड एग्जाम हो। क्योंकि पहला एग्जाम करेंगे तो जो रिजल्ट पहले आया वही सेम रिजल्ट आना है, पेपर चेंज नहीं होंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स पर ठीक हो चुके हैं वो चेंज नहीं होंगे। ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं है। समझने की बात करें, ऑफलाइन पेपर में एक बार बच्चे ने क्वेश्चन ओके कर दिया, अब वो उसने कैसे करा ये किसी को नहीं पता, इसलिए सेकेंडली तो लेना पड़ेगा एग्जाम। अगर आप चाहते हैं बच्चों को
सही तरीके से आगे लाया जाए, तो उसके लिए एग्जाम दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ, परेशानियां बहुत आएंगी, दोबारा से सारे सेंटर बनाने पड़ेंगे, सब हमें अंजलि करेंगे, काफी पैसा भी खर्च होगा, गवर्नमेंट को बहुत टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा कि सेकंड किया जाए। और डॉक्टर अमन ने एक बात कही, बिल्कुल सही कही, कि उसमें पासिंग मार्क में 4 नंबर मिलते हैं और माइनस में 5 नंबर मिलते हैं, तो 78 और 79 कैसे आ गए? यहाँ तो 15 आते या 16 आते, तो 78 79 आए हैं, तो ये तो 100% की गड़बड़ हुई है। बिल्कुल सर, इसी के साथ लेने में परेशानी होंगी। बिल्कुल डॉक्टर मित्तल, इसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ पर उठ करके आता है कि अगर दोबारा से पेपर होता है, जो बच्चे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं तो देखिए वो तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अभी भी एक बेस्ट पोजीशन पे है, जो जेन्युइन रैंक होल्डर्स हैं, उनको जब पता चलेगा कि उनको दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी है, दोबारा से पेपर देना है, उतना अपना टाइम फिर से लगाना है, तो उनके ऊपर मानसिक कितना दबाव पड़ेगा अगर दोबारा से पेपर हुए? मैडम दबाव तो देखिए बहुत पड़ेगा, क्योंकि दोबारा प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है, हमारी पूरे साल की मेहनत लगी हुई है, और हम माइंड सेट कर चुके हैं, भी हमारा सिलेक्शन हो गया, हम तो डॉक्टर बन गए, लेकिन उसको दोबारा करने में बहुत टाइम लेगा। एक चीज मैडम मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आज फेसबुक पे मेरे पास आई है, इसमें नीट में बच्चे के मार्क्स आए हैं 720 और बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ उसकी फोटो, ये बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में 12वीं में फेल है और नीट में उसके 720 आ रहे हैं। तो आप समझिए, जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री इंटर का पास नहीं कर पा रहा है, तो नीट में कैसे किया होगा उसने? बिल्कुल। इसलिए मैडम, चाहे मेहनत लगे, पैसा लगे, कुछ भी लगे, अगर बच्चों को आपको जस्टिस देना है तो दोबारा एग्जाम चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे फुटेजेस हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, जिसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी धांधली देखी जा रही है, नंबरों का हेरफेर देखा जा रहा है कि बच्चे को, जैसा आपने बताया कि 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो वो इतने लेवल की नीट की परीक्षाएं कैसे उत्तीर्ण कर पाएगा और कैसे एक बेहतरीन डॉक्टर बन पाएगा, देश का भविष्य बन पाएगा, हजारों लोगों की जिंदगी बचा पाएगा। डॉक्टर अमन, देखिए एनटीए पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ इस एग्जाम की वजह से नहीं, पहले भी एनटीए पे बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं और उसे रद्द करने तक की मांग की गई है। तमिलनाडु में कई राजनीतिक लोगों ने भी इसे रद्द करने की मांग की। इस तरीके की कई धांधलियां सामने हैं। आप एनटीए की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 11 से 12 साल पहले की बात है। उस समय तक ये पूरा पैटर्न अलग हुआ करता था। उस समय सभी राज्य अपना नीट खुद कंडक्ट करते थे, जिसे पीएमटी कहा जाता था, और एक ऑल इंडिया पीएमटी होता था। तो उस समय ऐसा पाया गया कि बहुत सारे राज्यों में ये धांधली होती है, तो इस नीट एग्जाम बनाया ही इसीलिए गया ताकि ये धांधलियां ना हो, और एक केंद्र सरकार ऑर्गेनाइज करवाएगी, एक बड़ी एजेंसी ऑर्गेनाइज करवाएगी, तो ऐसी धांधलियां नहीं होंगी। पर अभी कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के और जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसीज करवा रही हैं, उसके बाद भी उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जांच जो एजेंसियां हैं उन पे भी होनी चाहिए, और एजेंसीज में खुद भी, क्योंकि एजेंसीज में भी लोग काम कर रहे हैं, उनके भी अभिभावकगण होंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट हो रही हो। तो जांच का विषय बहुत बड़ा है, और एनटीए क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मुख्य पर्पस ही यही था कि ये सारी चीजें ना हो जो अभी हो रही है। तो इसलिए एनटीए को अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि कहां से क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, और वो जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, ताकि सारे जो 25 लाख बच्चे हैं और ऐसे हर साल एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी भविष्य, और आगे जाके जब वो डॉक्टर बनेंगे तो जो पूरे जो देश है, और हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो भारत के डॉक्टरों पे ही टिका हुआ है। चाहे आप अमेरिका ले लें, चाहे आप सारे विकसित देश ले लें, तो ये पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम की बात है, क्योंकि फ्यूचर में यही जाके डॉक्टर सारे इलाज करेंगे सभी का। तो इसको बहुत ही सीरियसली देखा जाना चाहिए। और जैसे सिंह सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ये एग्जाम हुआ और जब ये रिजल्ट आया, उस समय तक कोई सरकार नहीं थी हमारे पास, क्योंकि उस समय इलेक्शन का समय था। बट चूंकि अब इलेक्शन हो चुकी है, वो एक स्थायी सरकार आ चुकी है, तो हमें बहुत उम्मीद है सरकार से कि वो इस मामले को बहुत ध्यान से लेगी और इसकी अच्छे से जांच करवा के इससे बच्चों के हित में और जो देश के हित में होगा वो जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल। एसपी सिंह जी, देखिए हम अभी देख रहे हैं यूपीएससी का पेपर, फिर उसके बाद पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो जाना, उसके बाद नीट जैसी परीक्षाओं में एक बड़ा स्कैम देखा जाना। सोशल मीडिया पे हम रोज देख रहे हैं, सड़कों पर बच्चे रोज कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो सरकार है उसकी तरफ से बहुत स्पष्टीकरण नहीं आया। उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें हिंदुस्तान का, जैसे कि
स्टडी करने पे ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री कोई करना चाहता है, अगर उसको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर उसे नहीं मिलता है तो तकरीबन 1 करोड़ तक का खर्च आता है। फिर बच्चे बाहर चले जाते हैं, यूक्रेन जैसे देशों में जाकर के वहां सस्ते में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके यहाँ वापस आ जाते हैं, या वो वापस भी नहीं आते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जब सरकार कह रही है हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, हम इसमें इवैल्यूएशन कर रहे हैं और इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नजर एजुकेशन सिस्टम पे भी डालना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और डॉक्टर अमन है, डॉक्टर मित्तल है। एक टाइम पे ये था कि मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बहुत कम होता था और अब मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ रहा है। अभी इसी साल शायद यूपी में 1300 सीटें और बढ़ रही हैं। तो सरकार तो अपना काम कर रही है और अभी तक ये दिक्कत नहीं थी। मेन दिक्कत, अगर हम नीट की बात करें, हमारा तो फोकस वहीं तक है, तो इस बार ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है और संदेह के घेरे में बड़े छोटी से छोटी चीजें एनटीए इंटीमेट करता है। ये कभी ऐसा नहीं था कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये होगा। जब ये इन्होंने विंडो खोली कि कुछ बच्चे जिनका छूट गया वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा कदम लग रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक चीज हम और ऐड कर दें कि उस समय जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उन्हीं बच्चों में ये सारे बच्चे आ रहे हैं और एक ही सेंटर से इतने बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं। और हम लोग जो फोकस कर रहे हैं केवल 720 पे ना, ये नीचे भी निश्चित रूप से गड़बड़ हुआ होगा। तो इसकी बहुत ही गहन जांच होनी चाहिए। सब कुछ स्मूथ हो गया है, पेपर पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, आंसर की डिक्लेयर होती है, हम लोग भी चैलेंज करते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। लेकिन अब ट्रांसपेरेंट है तभी तो हमें गलतियां पता चल रही है। तो ओएमआर मिल रहा है तभी तो गलती पता चल रही है, पेपर मिल रहा है तभी तो गलती पता चल रही है। तो ट्रांसपेरेंसी में कहीं से कोई शक। अब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, दिख गया कि लीवर खराब है कि लीवर अच्छा है, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस इस बात की है, ये गड़बड़ कैसे हो गया। अगर कोर्ट के हवाले से इन्होंने ग्रेस मार्क दिया तो वो भी इनको पब्लिक नोटिस में इंटीमेट करना चाहिए कि जिन बच्चों को लेट हुआ सबको हम ग्रेस मार्क देने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाएगी कि फिर सारे बच्चे इसी तरीके से कोर्ट में जाकर के ग्रेस मार्क लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर दिक्कत तो वहां जस की तसी बनी रहेगी। नहीं, ग्रेस मार्क कोर्ट से नहीं मिला, करेक्ट कर रहे हैं। कोर्ट का जो एक डिसीजन था उसके आधार पर मिला और उस कोर्ट के डिसीजन में क्लियरली मेंशन है कि नीट और इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल, ये भी है। तो इन्होंने जैसा चाहा वैसा कर दिया, ये इनसे गड़बड़ होगी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि ऑफलाइन में टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं होती। दूसरा, आपने ग्रेस मार्क दिया टाइम की वजह से, तो क्या जरूरी था कि बच्चा वो सवाल सही करता? देखिए, और एक चीज और है कि जब बच्चे को 10 मिनट लेट होता है, 15 मिनट लेट होता है, तो ये सेंटर के अंदर नहीं जाने देते। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत पॉइंट है। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पे निश्चित रूप से एक्शन लेगी और बच्चों को न्याय मिलेगा, हमें इसमें कोई भी दुविधा नहीं। सर देखिए, इस बार तो स्कैम हुआ है और इस पर आवाज उठाई गई है। इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स हुए। हालांकि इसी पेपर को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि पहले पेपर लीक हो गया है, उसके लिए गिरफ्तारी भी हो गई, उसके बाद भी पेपर क्यों कराया गया और अचानक से? क्या आपने अपने इतिहास में ऐसा देखा है, आप बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि क्या अचानक से रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है नीट मतलब का? मुझे तो आश्चर्य ये हुआ कि एक दिन पहले इनकी आंसर की रिवाइज आई, एक क्वेश्चन के फिजिक्स में 2 आंसर इन्होंने दिए और दूसरे ही दिन रिजल्ट आ गया। और जबकि इनके ब्रोचर में था कि रिजल्ट 14th को आना है। तो थोड़ा सा जांच परख लेते, इतनी जल्दबाजी क्या जरूरत थी? बिल्कुल। और गलती तो हुई है और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि जो ग्रेस मार्क है उसमें उन्होंने कमेटी बैठा दी। और एक बात ये बिल्कुल सही है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, जिनके नंबर अच्छे आए हैं, जिन्होंने मेहनत की 5 साल 6 साल से, वो भी परेशान है और हम लोग खुद भी परेशान। तो मेरा यही कहना है कि जो भी सही चीज है उस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाना चाहिए, देर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अमन जी, अगर कट ऑफ की बात की जाए तो अचानक से कट ऑफ बढ़ा देना, देखिए कुछ आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं कि 2020 में 147 फॉर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, 147, फिर 2021 में 138, फिर 2022 में 117, फिर 23 में 137 और फिर अचानक से 164। ये भी पहले से बताया जाता है, मतलब पहले से इंफॉर्मेशन इस चीज की भी होती है कि अचानक से
नंबर ये जो कट ऑफ है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 50 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल में बेस्ड है। मतलब जो 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो उनका एवरेज क्या आया, ऐसा माना जाता है कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसका 50% लोग ही अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट में भी, और इसके लिए ये कट ऑफ आता है। तो ये कट ऑफ थोड़ा बढ़ा है निश्चित तौर पर उसके कई कारण माने जा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि अभी जो एग्जाम हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं 67 लोगों ने फुल मार्क्स लाए, उसके बाद फिर इस बार औसतन बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो इस वजह से ये कट ऑफ बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पर थोड़ी दिक्कतें होंगी, पर अभी 164 जो इस बार का कट ऑफ है ये भी कोई बहुत कम कट ऑफ नहीं है। तो उस चीजों पे भी सवाल उठ रहे हैं निश्चित तौर पर। जिनका मार्क्स आया है 137 से 164 के बीच, उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। पर ये जो कट ऑफ है ये हर साल एक नया कट ऑफ आता है, और ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है कि कितने बच्चों ने क्या क्या मार्क्स लाए, और उसी से निकल के आता है। बिल्कुल। साथ ही साथ एक और बात है कि यहाँ पर जो सीरियल वाइज जो सीक्वेंस रोल नंबर थे, जिसमें बच्चों के नंबर जो सभी बच्चों ने टॉप किया है, वहां पर एक और बहुत अजीब सी बात सामने आई कि वो सब बच्चे बहुत दूर के थे और उन्होंने इस सेंटर को चुना। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के सेंटर्स का ही फिलिंग करते हैं कि जितनी सहूलियत हो सके हम बहुत इजी वे में उस सेंटर तक पहुंच जाएं, हम वही सेंटर पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब बात ये देखी गई कि मीलों दूर के सेंटर्स चुने गए और अचानक से एक ही सीरियल के बच्चे 8-9 बच्चे टॉप कर जाते हैं। देखिए, पूरे देश में ये 571 शहरों में एग्जाम हुआ, जिसमें कि 4750 सेंटर थे। तो इन 4750 सेंटरों में टोटल हमारे पास एक ही सेंटर ऐसा झज्जर का एक ऐसा सेंटर आ रहा है जिससे 67 में 8 बच्चे एक ही जगह से एक ही क्रम से 720 में 720, जो कि लगभग असंभव अंक माना जाता है, वो अंक लाए। इसके अलावा और भी 2-3 ऐसे सेंटर्स हैं जहां से 2 से 3 बच्चे फुल मार्क्स लाए। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई बच्चा जो वहां से बिलोंग भी नहीं करता है, वो कहीं दूर से वहां एग्जाम देने आया और उन सभी का फुल मार्क्स आ गया। ये क्योंकि थ्योरी पेपर है तो इसलिए ये क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो इसलिए इसमें और भी थोड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में ये सारी धांधलियां कम होती है। बट चूंकि 25 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं तो एनटीए के लिए भी प्रैक्टिकली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया हमारे देश में कि 25 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम ऑनलाइन लिया जा सके। तो अगर ये ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है और उसमें इस तरह की धांधलियां हो रही हैं तो इसके लिए जांच निश्चित तौर पर करवानी चाहिए कि क्या उस सेंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उस सेंटर में अलग से कोई ऐसा किसी का दखल तो नहीं है, बाहरी दखल की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। जी डॉक्टर मित्तल, आपसे सवाल ये है कि नीट परीक्षा में कितनी कठिनाई आती है जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके सामने जिसको पार करके वो क्लियर करते हैं इस परीक्षा को और एक बेहतर कॉलेज की उम्मीद करते हैं कि उनको सरकारी कॉलेज मिले, टॉप कॉलेजेस मिले। मैं उस नीट परीक्षा की कठिनाइयों पर चाहूंगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैडम, एक बड़ी परेशानी सबसे बड़ी जो आती है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को आती है कि वो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, एग्जाम उनको इंग्लिश मीडियम में देना होता है, प्रॉपर गाइडेंस उनके पास नहीं होती है। जो अच्छी जितनी भी हमारी कोचिंग्स हैं वो सब इतनी महंगी हैं कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती हैं कि वो सब लोग उसको अरेंज कर सके। उसके बाद आपको कम से कम 8 से 10 घंटे डेली चाहिए उसको पढ़ने के लिए। और हमारे जो देश का माहौल है उस तरह का है कि हर एक बच्चा इतना लंबा टाइम दे नहीं पाता है। बिल्कुल। के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा थोड़ी जो है एजुकेशन के लिए उनके कुछ कोचिंग सेंटर इस तरह खोल दिए जाए कि जहाँ के बच्चों को गाइडेंस मिल सके, वो पढ़ सके। और उसको बार बार रिपीटेड एग्जाम चाहिए। जब तक वो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पेपर लेंदी पेपर आया उसको दे दिया, बात खत्म हो गई। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जाने जा रहे हैं। उस ट्रेंड को मैं बच्चे को ढलने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लगातार रिपीटेड पेपर देगा तब जाके वो कोई सिलेक्ट होगा कि हाँ उसकी समझ में आएगा कि हाँ मेरे को ये जो पेपर आ रहा है अब मैं कर पाऊंगा। जी जी। एसपी सिंह जी, देखिए अभी जब ऑफलाइन पेपर में इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां सामने आ रही हैं और सरकार ये कहती है कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे, तो क्या लगता है कि आपको जब ऑफलाइन में इतने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, धांधली हो रही है, स्कैम हो रही है, तो ऑनलाइन
कितना बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑनलाइन में एक चीज तो पेपर लीक होने का मामला थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात है टाइमिंग का इशू भी खत्म हो जाएगा। और सुनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है कि साल 2 साल 3 साल में ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। एसपी सिंह जी, देखिए आप कोचिंग्स लेते हैं और मैं कह सकती हूँ हजारों बच्चों को आपने पढ़ाया होगा, तैयारी करवाई होगी और कुछ बच्चे आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर होंगे बेहतरीन डॉक्टर के तौर पर। जैसे कि अभी डॉक्टर मित्तल ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हिंदुस्तान जैसे देश में हम बहुत समय एक ही चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली चैलेंजेस हो, चाहे वो सोसाइटी का पीयर प्रेशर हो। हम बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, इसलिए हम बहुत समय नहीं दे सकते। हम अपने लिए ये तय करते हैं कि हमें साल 2 साल 3 साल इतना ही वक्त देना होता है, वरना वो दूसरी चीजों पर भी स्विच आउट कर जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे केसेस आपके भी सामने होंगे जहां बच्चे बड़ी ही मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या बहुत ही क्राइसिस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, और आज जब इस तरीके का स्कैम होता है तो उन पर क्या बीत रही है? बिल्कुल ठीक बात है। बीत तो ये रही है कि बच्चे बिल्कुल घर से दूर निराश है और घर के लोग ज्यादा परेशान है। परेशान इतना है कि हर 1 घंटे बाद बच्चे को फोन कर रहे हैं, बच्चा सो रहा है तो रात को उसको देखने जा रहे हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं। तो जिस बच्चे ने इतने साल भर मेहनत की, 25 लाख बच्चों में अगर उनकी रैंक 50,000 के अंदर आ रही थी तो वो परेशान है। और इस समय देखिए दुविधा क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे आए और बहुत जिनूनली आए, मतलब उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया, वो भी परेशान है। और अभी स्थिति यह है कि हम लोग बिल्कुल कंफ्यूजन की स्टेज में है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, कॉपी की रीचेकिंग होगी, अगले साल के लिए पढ़ाई करें। तो मेरी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि डिसीजन बहुत जल्दी होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में जो ये अस्थिरता है वो दूर हो जाए। दूसरी बात है, आजकल के जमाने में तैयारी करने के लिए देखिए 2-3 चीजें हैं। पेपर आपका एनसीईआरटी से बाहर आ नहीं रहा है, और पोस्ट कोविड के बाद यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो अपने वीडियो डाल रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा घर से भी पढ़ना चाहे और प्रॉपर टेस्ट सीरीज कर ले, जो कि टेलीग्राम में बहुत सारी अवेलेबल है, तो उसका काम बहुत आसान हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अमन, देखिए बहुत सारे बच्चों ने इस स्कैम के बाद आत्महत्या भी कर ली है। उन पर बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम इस मुद्दे को भी उठाना चाहेंगे क्योंकि कई मासूम बच्चों की जिंदगियां जो है वो चली गई इस एक एग्जाम, एक स्कैम की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की चाह तो रखी, लेकिन बहुत गलत तरीके से पैसा भर के कुछ चंद लाख रुपयों की वजह से कई लोगों की जिंदगियां चली गई। उन पर क्या आना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। साथ ही साथ जानना चाहूंगी आपसे कि जिस समय आप एग्जाम्स दे रहे थे, किस तरीके का प्रेशर होता है इस तरीके के एग्जाम्स के टाइम पे, और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं और एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और जब ये स्कैम हो जाता है तो फिर उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ना कितना ज़्यादा और डिफिकल्ट होगा? देखिए, मैं इस पे कुछ बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो आपने आत्महत्या से रिलेटेड बातें करी, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और हमारे यहाँ आमतौर पर ये चीजें नेग्लेक्टेड हैं, जो कभी ध्यान नहीं दिया जाता इसमें। ऐसे एग्जाम जो कि बहुत ही कठिन होते हैं, इसमें जो सारे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में उनके अभिभावकों का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। इस समय उन्हें सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है, और चूंकि वो सपोर्ट करना चाहते हैं बट उसके साथ बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के माइंड में ये प्रेशर नहीं आना चाहिए कि उनके माता पिता की उम्मीदें जो हैं, अगर वो इस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें माता पिता का एक बहुत अहम रोल है। और दूसरी बात, जो एक माहौल है, चूंकि एग्जाम एक बार हुआ और एग्जाम होने के बाद आदमी जो लगातार 2 साल से पढ़ाई कर रहा होता है, 3 साल से पढ़ाई कर रहा होता है, अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं तो फिर वो एक पढ़ाई से कुछ समय के लिए दूरी बना लेता है कि अभी हो गया एग्जाम। अब उसके बाद वापस से अगर उसे पता चलता है कि ऐसी आशंकाएं हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाएगी और इसके बाद वापस से एग्जाम होगा, तो चूंकि वो इतने समय तक अभी पढ़ाई से दूर हो चुका है, तो इस वजह से भी उसे कुछ दिक्कतें होती हैं वापस से वही सब पढ़ने के लिए।
और इसके अलावा वापस से दोबारा जो चीज पढ़ी जा चुकी है उसको दोबारा तिबारा पढ़ने से भी आदमी के दिमाग में मानसिक तनाव आता है। बिल्कुल। तो ये सारे कारण हैं जो चूंकि हम देख रहे हैं कि अगर सिस्टम में कुछ फॉल्ट हुआ है और अगर रीनीट करना है तो उसके लिए हमें जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा ये डिसीजन में, जितनी लेट कमेटी का डिसीजन आएगा या कोर्ट का डिसीजन आएगा, उस समय तक सारे अभिभावक गण और सारे जो कैंडिडेट्स हैं सभी के दिमाग में एक बहुत ही असंतुलित सा माहौल है और बहुत ही मानसिक तनाव है कि होगा क्या। किसी को नहीं पता कि जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन्हें अभी आगे एग्जाम नीट की ही तैयारी करनी है या फिर मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी करनी है। तो ये सारे तनाव का एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी इसका इलाज है, जो भी सॉल्यूशन निकालना है, जो भी डिसीजन निकालना है, चाहे वो रीनीट हो या फिर इसी नीट में जो धांधलियां हैं उन्हें ठीक करने की बात हो, इसका डिसीजन जल्द से जल्द हो। डॉक्टर मित्तल, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि उनके नंबर तो ठीक है लेकिन उनकी रैंक बहुत पीछे है, जिसकी वजह से उनको कोई बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाएगा। मैडम 25 लाख बच्चे बैठे हैं और 1 लाख सीट हैं, अगर रैंक बहुत कम है तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। पहली बात तो आप ये समझें। सेकंड थिंग, अभी आप कह रही थी बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है आत्महत्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। पेरेंट्स की अपेक्षा इतनी ज्यादा बच्चे के ऊपर होती हैं, वो इतना प्रेशर उसके ऊपर डाल देते हैं कि बच्चा सोचने लगता है मैंने तो गलती कर दी, मैं एग्जाम पास नहीं कर, मैंने गलती कर दी, तेरे इतने पैसे लग गए थे, इतने घंटे लगा दिया, तेरा साल लग गया, और अल्टीमेटली बच्चा क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये बहुत क्रूशियल टाइम इस टाइम जो चल रहा है कि भाई नीट में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस टाइम हमें अपने बच्चों को संभालना है, उसको पूरा सपोर्ट करना है। भाई जो भी होगा हम तेरे साथ हैं, ना कि उसको ये करना है कि भाई तुम तेरे वजह से हमारा इतना पैसा खराब हो गया, तेरी वजह से पूरा साल खराब हो गया, तेरा टाइम खराब हो गया लाइफ में। इस सब कुछ छोड़ के बच्चे को हमें इस टाइम बूस्टअप करने की जरूरत है। सबसे जरूरी काम ये है कि हम बच्चे को बूस्टअप करें और उसको लाइफ बनाने के लिए आगे। एक बार में दूसरी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम मिलते हैं ना, फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड में थोड़ा हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चे के माँ बाप इसके लिए बिल्कुल 100% जिम्मेदार हैं कि जो बच्चा सुसाइड कर रहा है, बिल्कुल उसको बचाने के लिए बच्चों के माँ बाप को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, सपोर्ट माँ बाप का भी है और हमारा भी लगातार उन सभी बच्चों को सपोर्ट है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस एग्जाम में बैठे थे और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और लगातार इसीलिए हम 3 दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, उन हर एक उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए जिसने कड़ी परिश्रम के साथ इस एग्जाम को दिया था और बड़ा स्कैम सामने आया है। एसपी सिंह जी, आखिरी सवाल, आखिरी सजेशन आपसे लेना चाहूंगी कि जिन बच्चों के साथ धांधली हुई है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें अभी निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ इस एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन बच्चों के साथ कोई दिक्कत हुई है उनको निराश और परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। और मैंने कई बार देखा है, इवन अपने टीचिंग करियर में, कुछ बच्चे मेडिकल में नहीं हुए उसके बाद IAS हो गए, तो क्या पता उनकी किस्मत में क्या लिखा है। पेरेंट्स के लिए एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, तो किसी से कंपेयर ना करें कि उसके बच्चे कितने आ गए, क्या पता आपका बच्चा बहुत अच्छा करने वाला हो। बिल्कुल। डॉक्टर अमन, क्योंकि आप भी इस पूरी प्रक्रिया से गुजरे हैं और जो प्रेशर आज बच्चे महसूस कर रहे हैं, कभी ना कभी आपने भी उसी प्रेशर को महसूस किया होगा, एक एज अ मेंटोर आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम होते हैं ये आपके जीवन का एक अंग है, ये पूरा जीवन नहीं है। तो इसके लिए आपको सोच विचार करना चाहिए, बट इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए कि वो आपके मानसिक तनाव बनाए। तो सभी अभिभावकों से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सिर्फ इस चीजों के लिए प्यार दें, उन्हें टेंशन ना दें, क्योंकि वो बच्चे खुद ही अभी इतने सक्षम हो चुके होते हैं, 11वीं के 12वीं के बच्चे होते हैं कि उन्हें ये सब सोच विचार हो जाता है कि उन्हें बहुत सीरियस होते हैं अपने एग्जाम को लेके। तो उन्हें इस समय सिर्फ आपके प्यार की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। और सभी बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि ये पहली जंग है, आखिरी जंग नहीं है, इसके आगे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आएंगी। आप नीट देंगे, फिर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आगे, वहां भी ऐसे बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियां आती है। डॉक्टर का तो जो जीवन होता है वही तनाव से भरा होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एक बार एग्जाम दीजिए, अगर इस एग्जाम में कुछ नहीं हुआ अच्छा, तो आप मान के चलिए कि इससे कुछ और अच्छा आपके लिए आगे लिखा हुआ है जीवन में। बिल्कुल। तो
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अमन, हम इसी टेक्निक के साथ हम लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं, ये सोच करके कि अगर आज ये चीज नहीं हुई है तो कल कुछ बेहतर हमारे लिए जरूर लिखा होगा। डॉक्टर मित्तल, आपसे भी यही सजेशन चाहूंगी कि बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही साथ हिंदुस्तान के इस शिक्षा प्रणाली को लेकर के एक टिप्पणी। हाँ, देखिए मैं बच्चे को कहना चाहता हूँ, अगर एक एग्जाम फेल हो गया है तो अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने के लिए, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे डॉक्टर ही बन जाए। अब भाई 25 लाख में से 1 लाख तो डॉक्टर बनेंगे, 24 लोग तो बाकी चीज बनेंगे, बाकी इतने सारे। इस टाइम तो आप समझो, मैं इस टाइम एजुकेशन थी, उस टाइम तो एजुकेशन में या तो बीटेक बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बाकी कुछ होता ही नहीं था। अब तो इतनी ज्यादा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं कि जहाँ बच्चे जाके काम कर सकते हैं। तो खाली एक एग्जाम हमारा फेल होने की वजह से हमें ये नहीं सोचे लाइफ खत्म हुई, हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए तैयारी करनी है। ये नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा, बीटेक बायोटेक कर लो भाई, आप फार्मा में चले जाओ, एमबीए कर लो और एमसीए कर लो, बाकी बहुत सारी लाइन है इस टाइम करने के लिए बच्चों के लिए। तो इसके लिए हताश होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया ठीक है, अभी सेकंड टाइम भी आएगा, हम सेकंड टाइम क्लियर कर लेगा। लेकिन एक चीज मैडम मैं आपको और कहना चाहता हूँ, इससे हटके अभी 23 जून को पीजी नीट का एग्जाम होना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए अभी से चाक चौबंद हो जाएगी, उसमें ऐसा ना हो कि हम लोग को दोबारा बैठना पड़े उसके लिए। इसके लिए अभी से इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये स्कैम हो ही नहीं दोबारा से। जी डॉक्टर मित्तल, देखिए जैसे कि कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े थे, बच्चे भी जुड़े थे, उन्होंने ये बताया कि नीट से पहले भी एग्जाम्स होते थे डॉक्टरी को लेकर, एमबीबीएस को लेकर के, लेकिन कई सेक्शंस में होते थे। तो बच्चों के पास ये ऑप्शन रहता था कि अगर वो इसमें नहीं उत्तीर्ण हुए तो दूसरे में हो गए, उसमें नहीं हुए तो अब सिर्फ नीट है। तो क्या नीट रद्द होना चाहिए, इस तरीके का एक एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए? एक चीज मैडम, हाँ नहीं बिल्कुल रद्द होना चाहिए मैडम, 100%। असमर्थ बच्चे को सामने आने से अच्छा है क्वालिफाइड बच्चा आ गया है। आप ये समझे, जिस बच्चे को पता ही नहीं, एबीसीडी नहीं आ रही, केमिस्ट्री नहीं आ रही, बायो नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रही, कुछ नहीं, फिजिक्स नहीं आ रहा, वो वहां जाके क्या करेगा? वो तो फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाएगा, एनाटॉमी में ही लोग जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, आपको ध्यान में बताना चाहिए। डॉक्टर बता देंगे आपको, एमबीबीएस में या इसमें फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम बच्चे लुढ़कते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते। जो बच्चा पहले ही नहीं कर पा रहा वो क्या करेगा? आप पैसे देकर बच्चे को वहां कुछ तो कर दोगे, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? बच्चा नहीं कर पाएगा। और एक चीज आपने और कही थी कि बच्चे जो विदेश जाके पढ़ते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊं मैडम, जितने बच्चे विदेश पढ़ते हैं उसके लिए हमारे एमसीआई का एलिजिबल टेस्ट होता है, जिसको केवल 15% बच्चे पास कर पाते हैं, बाकी बच्चे उसको पास ही नहीं कर पाते। वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के एंटाइटल ही नहीं है, तो इसलिए उनको यही करना है, इंडिया में ही करना है और सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करना है। इसको गांठ बांध ले, मजबूत कर ले दिमाग अपना और लग जाए, आज से ही लग जाएगी भाई हम सेकंड में क्लियर करना। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रमन, जब इस डॉक्टर मित्तल अपनी बात रख रहे थे तो आप काफी मुस्कुरा रहे थे, तो क्या इस पेपर को रद्द होना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने दो बातें रखी, इस पेपर को रद्द करना और ये सिस्टम को चेंज करना। तो मैं आपको एक ये बताना चाहूंगा कि जब से पहले 10 से 12 ऐसे अलग अलग एग्जाम होते थे, एम्स इंस्टीट्यूट अपना अलग एग्जाम लेता था, पीजीआई अलग लेता था, सेंट्रल अलग होता था, स्टेट अलग होता था, तो ये बच्चों पे भी बहुत प्रेशर होता था क्योंकि बार बार उन्हें एग्जाम देना पड़ता था और अलग अलग सभी के अलग अलग पैटर्न होते थे, तो उनको बहुत ही अलग अलग तरीके से एक साथ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये कदम तो सराहनीय है कि एग्जाम का नंबर कम कर दिया जाए ताकि एक ही एग्जाम से सभी इंस्टीट्यूट में एंट्री हो, तो सीट्स का भी नंबर इस एग्जाम में बढ़ गया क्योंकि सभी जगह की सीट जुड़ गई, ऐड हो गई हैं सीट्स। तो ये कदम तो बहुत सराहनीय है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार अगर कुछ धांधलियां हुई है और जो बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो इस बार की रद्द करना ये अलग बात है कि इस बार की परीक्षा को वापस से अगर कराना पड़ता है तो उसे जरूर करवाना चाहिए, बट ये पैटर्न बच्चों के हित में ही है और सरकार ने जो ये कदम उठाया था कि ज्यादा एग्जाम अलग अलग ना देना पड़े, उसके बजाय बच्चों को एक ही एग्जाम देना पड़े, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सारे बच्चों के लिए। एसपी सिंह जी, एनटीए को रद्द करना चाहिए क्योंकि बच्चों की तरफ से एक ये भी बहुत बड़ी मांग उठ रही है, साथ ही कई संगठन भी ये मांग उठा रहे हैं कि लगातार गलतियां होना एक इतनी बड़ी संस्थान के तरफ से एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या इस संस्थान को भी रद्द होना चाहिए? और ये जो री नीट की बात कही जा रही है, अगर दोबारा से ये एग्जाम होता है तो क्या किसी और के अंडर होना चाहिए? देखिए, लोग तो वही है, संस्था का नाम चेंज हो जाएगा तो क्या होगा उससे। और डॉक्टर अमन की बात को मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से उसका समर्थन करना चाहूंगा कि जब बहुत सारे इम्तिहान होते थे तो पेरेंट्स का पैसा बहुत खर्च होता था, फिर एक ही बच्चा सेलेक्ट होकर बहुत सारी जगह सीट ऑक्यूपाई कर लेता था। तो ये सारी चीजें, प्लस हमारा जो यूपी का बच्चा होता था उसको ऑल इंडिया के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता था,
यूपी सीपीएमडी के लिए रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक पढ़ना पड़ता था, बीएचयू के लिए और पढ़ना पड़ता था, एम्स के लिए और पढ़ना पड़ता था। तो अगर कुछ ऐसा चेंज हुआ तो ये तो समझ लीजिए और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरी जो बुद्धि बोल रही है जी। अब पूरे हिंदुस्तान में एक ही जैसा पेपर हो रहा है और एक ही पेपर हो रहा है, और ये बात तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर अमन अग्रवाल ने बिल्कुल सही बात कही। और दूसरी बात है कि एनटीए को चेंज करने से क्या फायदा होगा, जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। नाम बदल के हम क्या ही कर लेंगे, तो जहां जहां गलतियां हुई उनमें सुधार किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि अब कम से कम ये निश्चित तो है ना कि बच्चे को क्या पढ़ना है, बच्चे को कितना पढ़ना है, पेपर कैसे आना है, ठीक है ना। पहले ये सब इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की वजह से। बिल्कुल। पहले कहाँ होता था, बच्चे को पेपर नहीं मिलता था, बच्चे को OMR नहीं मिलती थी, बच्चे को आंसर की नहीं मिलती थी, बच्चे को सिर्फ रिजल्ट मिलता था। बिल्कुल। तो जो ट्रांसपेरेंसी हुई ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो गलती, आज अगर हमारे पास OMR नहीं होती तो हम क्या दिखाते, हमारे पास पेपर नहीं होता तो हम क्या दिखाते। तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल हुई है, लेकिन जहां पे गलती हुई है उसको सुधारा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुधारा जाना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत ही गड़बड़ हुआ है। बिल्कुल। और चाहे कॉपी की चेकिंग हो, चाहे एग्जाम हो, जो भी हो जी, बस मेन मुद्दा यह है कि ये डिसीजन जल्दी होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल। अब समय ना बर्बाद करते हुए इस पर एक बड़ा फैसला आना चाहिए, और जो बच्चों के हित में हो वही फैसला आने की हम भी उम्मीद कर रहे हैं। आप तीनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जान अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गलती और सवाल उनसे भी है जिन्होंने नीट जैसी, डॉक्टरी जैसी परीक्षाओं को इतने ज्यादा लाइटली लिया, जहां पर कुछ चंद पैसों के दम पर बच्चों के भविष्य को, लाखों बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और उन सभी धांधले जो लगातार इसमें धांधली कर रहे हैं उनसे भी एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या आप इस तरीके से देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कल को यही डॉक्टर्स आपके घर के किसी भी व्यक्ति का इलाज करेंगे और उस व्यक्ति की जब जान जाएगी तो आप उनसे कुछ भी कहने लायक नहीं होंगे, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने उस वक्त चंद पैसों के लिए ये धांधली कराई। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनडीए और नीट के इन रिजल्ट के खिलाफ। काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं।